आज हम लॉ ऑफ क्राइम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ क्राइम क्या होता है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड 1860, इसमें टोटल 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शंस हैं। तो आज सबसे ये ऑफिशियल कोड ऑफ इंडिया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, वह अपराध है या नहीं, इसको आईपीसी में डिफाइन किया गया है। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड का मतलब ये हुआ, इंडियन मतलब भारत, पेनल मतलब पनिशमेंट के क्या प्रोविजन है, कोड मतलब डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आईपीसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर यह डिफाइन किया गया है कि जो भी अपराध होंगे उनकी क्या परिभाषा होगी, क्या डेफ और उन अपराध को कारित करने के बाद क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनको आईपीसी के अंदर लिखा गया है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम। तो आईपीसी पढ़ने से पहले हमें एक जनरल टॉपिक डिस्कस करना होगा कि क्राइम क्यों, क्या है। क्योंकि जब कोई क्राइम होगा तभी तो पता चलेगा कि वो ऑफेंस है या नहीं। जब वो ऑफेंस होगा तब उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, इसका प्रोविजन किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्राइम से रिलेटेड है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम। Definition: according to Blackstone, crime is defined as a violation of the public right and duties due to the whole community concerned as a community. Blackstone does not intend to suggest that crime violates no other rights beside a public ones. Every thief violates some private right of property. It can be expressed more clearly as a crime is a violation of right considered in the reference to the level tendency of such violation of regards the community at large। तो कहने का ये मतलब है कि ब्लैक स्टोन है, ये जो जूरिस्ट थे, इन्होंने जो क्राइम की डेफिनेशन दी है, उन्होंने ये बताया कि क्राइम ये है सार्वजनिक विधि के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में माना जाता है। जो ब्लैक स्टोन जूरिस्ट हैं, उन्होंने क्राइम को ये माना है कि जो भी हम सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अगेंस्ट अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो वो क्राइम माना जाता है। ऐसे एक जूरिस्ट है, उनकी डेफिनेशन है, संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध कहलाता है। स्टीफन ने जो क्राइम की डेफिनेशन दी है वो ये दी है, संपूर्ण समाज के अधिकारों का अतिक्रमण के रूप में किसी के अधिकार का उल्लंघन अपराध कहलाता है। सोसाइटी के जो भी अधिकार दिए गए हैं ह्यूमन बीइंग को, अगर उन राइट्सों का वॉल्यूशन होता है तो वे अपराध माना जाता है। हुदा महोदय ने जिस कार्य को समाज के लोग घोर निंदा के योग समझते हैं वह अपराध कहलाता है। जो हुदा महोदय हैं, उन्होंने ये कहा है कि वह कार्य जिसे समाज में जो लोग रहते हैं वो उन्हें गंदा समझते हैं, उसे अपराध कहा जाता है। जैसे रेप, रेप एक घोर निंदनीय अपराध है। तो समाज में जो व्यक्ति इस अपराध को करता है उसको अपराधी समझा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। अब क्राइम की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्राइम की करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये सोसाइटी हार्म brought about the human conduct, sovereignty, state desire to prevent it. Measure of the prevention include threat of punishment, special proceeding employed to decide whether the accused has caused the harm and inflicting punishment। तो कहने का मतलब है कि क्राइम करने से क्या होता है, क्राइम करने से क्या होगा, क्राइम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो क्राइम होगा वो उससे हार्म होता है, मतलब क्षति पहुंचती है। क्षति किसको पहुंचती है? सोसाइटी को पहुंचती है, ह्यूमन बीइंग को पहुंचती है। तो वो सब अपने क्राइम माने जाते हैं।
ह्यूमन कंडक्ट को पहुंचती है। द प्लेस ऑफ क्राइम क्रिमिनल लॉ इन criminal science, criminology. It deals with the causes of crime, both biological and sociological. Criminal policy study at the measure to limit harmful conduct and take measure by setting up social organization to prevent harmful activity and lay down the principle by which harm are classed as crime. How criminal are to be treated. क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी में क्राइम के कारण बताए गए हैं, बायोलॉजिकल और सोशलॉजिकल, कि किसी भी क्राइम को करने के लिए क्या सामाजिक कारण होते हैं और क्या बायोलॉजिकल कारण होते हैं। अब क्रिमिनल पॉलिसी क्या होती है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है? व्हाट कंडक्ट इज कंसीडर्ड एज ए टॉर्ट, व्हाट इज ए क्राइम, प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट, it is an instrument used to implement the criminal policy. क्रिमिनल लॉ वो होता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित कर दिया गया है, तो वो जो अपराध कारित किया गया है, तो उस अपराध को कारित किए गए व्यक्ति जो अपराधी है, उसके क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं। अगर उसने वो दोषित व्यक्ति होता है, मतलब वो दोषी माना जाता है आईपीसी के तहत, तो उस पे किस प्रकार से ट्रायल होगा, उन सब का जो भी प्रोसीजर होता है वो क्रिमिनल लॉ में बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, द पीरियड ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड मेंटल एलिमेंट इन क्रिमिनल लायबिलिटी। Principle of criminal liability. Strict liability crimes are those in which the defendant is held liable for a criminal offense he commit when he mens rea is absent, though the defendant did not intend to harm by his action and was completely unaware that he was committing an illegal act. The doctrine of strict liability hold him liable for the criminal offense committed. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब वो अपराध कारित करता है तो उसका इंटेंशन नहीं होता, उसके माइंड इंटेंशन नहीं होता कि वो अपराध करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। एक व्यक्ति अपने घर में था और जंगल में घर में था, तो उसको कहीं से कुछ आवाज आती है, तो वो जिस जगह रहता था वो जंगल का एरिया था, तो उसे लगा कि शेर आ गया, तो वो एक बंदूक चला देता है। तो जबकि वहां पे वो शेर नहीं होता, एक व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब ये है कि ए ने जो गोली चलाई है उसका इंटेंशन नहीं था बी को मारने का, उसने तो शेर जानवर समझकर, जंगली जानवर समझकर उस पर गोली चलाई। मोस्ट केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर माइनर infraction and misdemeanors is not nearly as a serious felonies, but still wanting having fine up to a year in jail. Example of minor offense of such volunteer are held strict liable are parking violation, speeding unknowingly, selling alcohol to minor, and in the some jurisdiction employing people under the age of 14. इसमें और भी जैसे अपराध आ जाते हैं कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा जो भी अपराध किए जाते हैं वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाते हैं। कोई अपने पार्किंग के रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, ज्यादातर यंगस्टर्स आपने देखा है जो बिलो 16 इयर्स के होते हैं। और कई बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा है कि आजकल क्या है, माँ बाप अपने बच्चों को 8th 9th क्लास में एक्टिवा बाइक्स चलाना सिखा देते हैं, कार की भी परमिशन दे देते हैं, उनके लाइसेंस भी नहीं होता, तो वो स्पीडली अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो अपराध कारित कर देते हैं। तो ये एक तरह से ये होता है कि उनका इंटेंशन तो नहीं होता कि ये चीज करेंगे, पर ये फिर भी एक गुनाह की श्रेणी में आते हैं। जैसे छोटे बच्चों से जितने भी अपने ये अल्कोहल सेलर्स होते हैं वो छोटी जगह उनसे अल्कोहल बिकवाते हैं। मेंटल एलिमेंट इन द क्रिमिनल लायबिलिटी टू कंस्टिट्यूट
A crime and subject offender to liability punishment to produce a legal criminal guilt, a mental as well as physical element is necessary. Thus, the maxim actus non fictam rem mens rea. The fact does not make a person guilty unless the mind is also guilty. It is well known the principle natural justice being no person would be punished in the proceeding of criminal nature unless it can shown that he had a guilty mind. Accordingly, every crime involves a particular physical condition जिससे is a vicarious conduct, a particular mental condition, a vicarious intention. Actus rea. तो कहने का मतलब ये हुआ मेंटल एबिलिटी में क्या होता है मेंस रिया। तो मेंस रिया क्या होता है? किसी भी अपराध को कारित करने के लिए कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? 3 एलिमेंट्स चाहिए हमें। व्यक्ति चाहिए, चाहे पर्सन, मैन, वुमेन, ह्यूमन बॉडी, कोई भी। एक्ट और ओमिशन। थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ वांसिया। फोर्थ, इंजरी। तो कहने का ये मतलब है कि कोई व्यक्ति कभी भी कोई अपराध कारित करता है तो उसके लिए क्या होता है कि व्यक्ति का होना जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, वो खाली बैठा हुआ है और बी का खून हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। ए है, ठीक है, वो बैठा है, उसके मन में आती है कि बी का और उसका झगड़ा हो जाता है पैसों को लेके, तो उसके मन में माइंड में ये चीज आती है कि मैं इस बी से बदला लूंगा। अब बदला कैसे लूंगा? तो इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊंगी आपको कि क्राइम के जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, बदला लूंगा। तो अब ए बैठे बैठे सोच रहा है कि भाई मुझे बी से बदला लेना है। अब बदला लेना है तो ए क्या करता है, उठता है, मार्केट जाता है और एक शॉप से जहर लेके आता है, ठीक है, और वो सोचता है कि मैं बी को खीर में मिला के ये जहर दूंगा और उसको मार दूंगा। तो ठीक है, जब वो बाजार गया, दुकान से उसने जहर की बोतल लेके आया, तो उसने एक्ट किया। ए पर्सन, मैन, ह्यूमन बॉडी, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, ह्यूमन बॉडी में किसी उस ए के मन में एक चीज आई कि भाई उसको क्राइम करना है, उसने एक्ट किया, वो दुकान पे गया, फिर उसके माइंड में आया कि अब मैं खीर में बना के इसको खिलाऊंगा। और जब उस खीर बनाई और खीर जब उसने बी को खिलाई, तब क्या हुआ, वो मर गया। तो इसका मतलब क्षति कारित हो गई। तो अपराध के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं: ह्यूमन बॉडी, एक्ट और ओमिशन, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया और इंजुरी। पर्सन को क्या है, आईपीसी की डेफिनेशन, आईपीसी के सेक्शन 11 में पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड है। इंजरी, इंजरी क्या आती है? इंजरी के भी कई पार्ट हैं। आईपीसी के सेक्शन 44 में आईपीसी में इंजरी को डिफाइन किया गया है, जिसमें माइंड की इंजरी, प्रॉपर्टी की इंजरी, बॉडी की इंजरी, रेपुटेशन की इंजरी। माइंड की इंजरी का कहने का मतलब ये है कि मेंटल हेरिसमेंट, कभी किसी व्यक्ति के कृत्य के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पे इतना प्रभाव पड़ता है कि वो पागल हो जाता है, तो ये अपना मेंटली हेरिसमेंट हो गया। सेकंड है प्रॉपर्टी। जैसे कोई व्यक्ति है, एक्स एक व्यक्ति है, वो बी के घर में आग लगा देता है, घर में आग लगा देता है, तो उसके घर के सारा जो सामान है वो नष्ट हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी की इंजरी हो जाती है। बॉडी, फिजिकली हैरेसमेंट, ठीक है। ए बी अपने फ्रेंड का एक क्रिमिनल हायर करता है और उससे एक्सीडेंट कर बताता है, तो एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट जाते हैं, तो वो क्या हुआ, फिजिकल हैरेसमेंट, उसकी टांग कट गई। और रेपुटेशन। अब जो हम है डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रिया को समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रिया क्या है? जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रिया है उसमें क्या है कि ऑफेंस को, जो ऑफेंस है उस मतलब कोई भी, मतलब ये एक तरह से मेंटल स्टेज है कि कोई भी अपराध कार्य करने से पहले व्यक्ति के माइंड में बात आनी चाहिए कि हाँ भाई उसको ये काम करना है, कि उसको बी ने उसके पैसे के पीछे उसकी सोसाइटी में बहुत इमेज खराब करी कि भाई मैं उसके पैसे तो वापस कर दूंगा पर साथ में इससे बदला बनूंगा, तो उसके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि उसको बी को मारना ही है।
डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिया, आपराधिक मनस्थिति, दुराशय का सिद्धांत। आपराधिक मनस्थिति अर्थात दुराशय का सिद्धांत से अभिप्राय दोषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय सामान्य कोई भी कार्य जब तक अपराध नहीं माना जाता तब तक कि वह दुराशय से प्रेरित होकर नहीं किया गया। आपराधिक विधि में एक मैक्सिम है जिसको हम एक्टस नॉन फैक्टरियम निसी मेंस सिट रिया कहते हैं। कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस व्यक्ति का मस्तिष्क भी दोषी नहीं हो। इस मैक्सिम का कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को जब तक हम क्रिमिनल नहीं कह सकते कि जब तक उसने मेंटली रूप से प्रिपेयर होके कोई कार्य नहीं किया हो। एक्टस का मतलब क्या होता है, आप ये एक एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए। एक्टस a physical result on human conduct and DS criminal policy that the prohibits and seeks to prevent its occurrence by the imposing the penalty for its commission. Thus, act plus means such result human conduct as a law seeks to prevent. तो कहने का मतलब ये है, एक्ट्रियस का मतलब क्या होता है कि अपराध का भौतिक तत्व, जबकि मेंस में क्या होता है कि अपराध का मेंटल एलिमेंट शामिल होता है। अपराध के लिए दुराशय का होना आवश्यक है। अपराध के फॉर एग्जाम्पल से समझिए इसको। A rapidly sapped B thereby caused serious injury to his heart and lungs. Because of the injury B died. The stabbed B with an intention to cause death of B. Here act of repeat stabbing and injuring of a B conduct. The result of such conduct is the death of B. A mere injury caused by the conduct is not actus rea. For example, when the court sentences death penalty to a person, the execution takes place. The result of omission in many cases, even the omission of action qualify as a actus reus. Question. तो कहने का ये मतलब है कि एक्ट्रियस में क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो भी अपराधी व्यक्ति है, उसमें अपराध का भौतिक तत्व शामिल होता है और मेंसरिया में मानसिक तत्व। अब मेंसरिया का क्या मतलब होता है, एक बार ये समझा देते हैं। दुराशय से अभिप्राय दोषपूर्ण या आपराधिक आशय से कोई भी कार्य अपराधी नहीं माना जाता जब तक कि वह इस दुराशय से प्रेरित होकर ना किया जाए। लेकिन यह अवधारणा केवल आंग्ल विधि व भारतीय विधि की नहीं है। मेंसरिया मेंसरिया One of the main characteristics of our legal system is that individual liability of punishment of crime depends, among other things, on certain mental conditions. The liability of the conviction
of an individual depend not only on his having done some outward act which the law forbid, but on his having done them in certain frame of mind with a certain will. Mens rea is a mental process of a person at the time when he was engaged in the activity which result in the deed. It is a legally reasonable state of mind. It means the mental state in which a person debility violates in a law. Thus, a mens rea means intention to the prohibited act. Development of mens rea. In the earliest time, it was a fundamental presumption that a man is a every case intended to the what he was done. The English criminal law began with a strict criminal liability, and there was no clear distinction between the tort and crime. Therefore, a mental attitude of a person was an irrelevant consideration in a so as far as trial and punishment was concerned. But later on, a bodily punishment came to a substitute of a payment of damage. Then the importance of mens rea or the mental attitude of a person at the time of commission of a crime was released, but the passage of the requirement of the mens rea as an essential element of a crime as firmly taken in its root, mens rea in its roots. Now, it is the combination of act and intent the mens rea which make a crime, and the maxim actus non factum nis mens sit rea means alone does not make a man guilty unless the intention were so. It is a well-known principle of a natural justice. There can be no crime, large or small, without any evil intent. The responsibility in crime must be depend on the doing of the will or voluntarily act, and a particular intent behind that act. Most conscious and voluntary acts are directed towards result or conscience. When one acts to produce a particular conscience, he is said to do that act with that intention. Intention plus act plus attempt is equal to offense. Exception of mens rea, crime is equal to voluntary attack and foresight of the conscious act under the compulsion. तो कहने का ये मतलब ये है कि मेंस rea में क्या होता है कि जो अपना आईपीसी है इसमें मेंस rea की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी। इंग्लिश लॉ में अपराध में जो तत्व निर्धारित किए गए थे, जो दुराशय है उसको मेंस rea को हमने वहां से लिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो मेंस rea का कॉन्सेप्ट है वो हमने इंग्लिश लॉ से लिया है। आईपीसी में मेंस rea की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, केवल एक मैक्सिम है जिसपे ये रूल आधारित है। जो मेंस rea है वो एक मैक्सिम पर डिपेंड करता है। एक्टस नॉन फिक्ट रियम निसी मेंस सिट, आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बताता। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे आप समझो कि बी है, वो जा रहा होता है कहीं ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में जा रहा होता है, एकदम हमला होता है उस पे, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई गोली चलाता है। तो उसका जो डाकुओं से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाता है, तो इसमें उसका कोई मेंटली इंटेंशन नहीं था, उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए अपने पे गोली चलाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि मेंस rea में अपराध, जब तक अपराध कोई भी अपराध हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो अपराध की श्रेणी में तभी माना जाएगा कि जब वह अपराध कारित किया गया हो, तब मेंटली और फिजिकली कंडक्ट दोनों का होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले आपको जो एलिमेंट्स बताए थे क्राइम के, वो शर्तें की
पूर्ति होना आवश्यक है। व्यक्ति का होना आवश्यक है, उसको सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिया, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिया का मतलब हो कि जब तक किसी भी क्राइम में, चाहे क्राइम छोटा हो चाहे क्राइम बड़ा हो, जब तक उसके मन में ये आशय नहीं आएगा, माइंड में ये बात नहीं आई होगी ना कि इंटेंशन की, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ए है, ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ए ए को पैसों की जरूरत थी, उसने बी से पैसे उधारे मांगे। तो आपको पता है कि पैसों के पीछे तो झगड़े सबके होते हैं। तब अब बी को पैसे की जरूरत थी, वो अपने मित्र के पास आया कि यार तुम मुझे पैसे दे दो मेरे वापस। वो कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो जो बी है वो अपने मित्र ए की बहुत बड़ी इंसल्ट करके जाता है। कोई बात नहीं, वो फ्रेंड था, इंसल्ट करके ठीक है। लेकिन जो ए है उसके माइंड में ये बात आती है कि इसने सिर्फ कुछ पैसों के लिए मेरी इतनी इंसल्ट की, जबकि मैं उसको पैसे वापस कर देता। मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, कि अगर मेरी फाइनेंशियली कंडीशन सही होती तो मैं तुमसे पैसे ही क्यों मांगता। तो बस भी ए को अब ये लगता है कि भाई इसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, अब बस मुझे इसको मारना ही है। तो वो बैठा हुआ था, शाम को चाय पी रहा था, उसके मन में आई कि बस मुझे अब ए को मारना ही है। तो वो क्या करता है, बी को मारना ही है। तो वो एक शॉप के पास जाता है और वो खीर जहर खरीद के लेके आता है। जब जहर खरीद के लेके आ गया, फिर वो खीर बनाता है। तो अब ये सोच, फिर वो क्या करता है कि पैसे लेके एक बैग में कागज भर के लेके चला जाता है, और साथ में खीर का डिब्बा भी जाता है, और वो बी के घर जाता है। तो वो बी के घर जाता है कि देखो भाई ये मैं तुम्हारा ये पैसे रख लाया, जबकि वो जो ब्रीफकेस होता है जिसमें वो कागज भर के लाता है, उसको कहता है देखो भाई मैं तुम्हारे पैसे ले आया, ठीक है, तुमने मेरे को चार जो कुछ गलत कहा उन सबको बुला के अब हम वापस फ्रेंड बन जाते हैं, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए खीर भी लाया हूँ। तो वो उसको पहले खीर खिला देता है। तो जैसे ही बी खीर खाता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। बी की मृत्यु हो गई। तो जो उसका ए था, उसका जो इंटेंशन था वो बी को मारने का था। तो उसने जब वो शॉप से जहर लेने गया, वो उसने एक्ट और ओमिशन किया। फिर उसके उस एक्ट से बी की डेथ हो गई, तो क्षति हुई, वो मर गया ना, बॉडीली उसकी हार्म हो गई। तो इसमें चारों जो ये जो एग्जाम्पल था, इसमें क्राइम के सारे ही एलिमेंट शामिल थे। क्या क्या एलिमेंट थे? पर्सन हो गया, एक्ट या ओमिशन हो गया जब वो जहर लेने गया, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिया, ए के माइंड में ये बात आई थी कि भाई इसको बी को मारना है, तभी वो शॉपकीपर पे जहर लेने गया था। सी ब्लास्ट क्या रहा कि उसने जो खीर खाई जहर वाली, उससे बी की मृत्यु हो गई। तो सारे एलिमेंट इस एग्जाम्पल में आ गए। डेवलपमेंट ऑफ मेंसिया, इसको और आपको डिस्कस कर देते हैं। इसमें क्या है, दुराशय की पृष्ठभूमि में संत अगस्ताइन का एक धर्म उपदेश छुपा है। इंग्लिश लॉ में इसका महत्व, इंग्लिश दंड विधि में दुराशय का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दांडिक विधि शास्त्र की आधारशिला, दांडिक विधि शास्त्र की यह मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया जा सकता। कहने का मेन मतलब यही है कि मेंस रिया के लिए ये है कि किसी भी अपराध को तब तक हम अपराध नहीं मान सकते जब तक वह अपराध मेंटली मेंटल एबिलिटी
मेंटल एलिमेंट शामिल नहीं हो। किसी भी अपराध को कारित करने के लिए व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में उस घटना को करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। आईपीसी में मेंसरिया की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, जैसे स्वेच्छापूर्ण अगर कोई कार्य किया जाता है या इंटेंशनली किया जाता है, डिसऑनेस्टली किया जाता है, फ्रॉडेंटली किया जाता है। मतलब आईपीसी में दुराशय का जो वर्ड है उसकी जगह हमने स्वेच्छापूर्वक, आशयपूर्वक, कपटपूर्वक, बेमायनी पूर्वक आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब स्टेज ऑफ क्राइम होती है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और ओमिशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनसे और ये आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा। ए होल्ड बी एंड कंपेल हिम एट गन पॉइंट, ओपन द लॉक of C house. Here B is act, not a willed intentionally act. The basic requirement of principal mens rea is the act must be been aware of all those elements in his act which make it crime with which he charged. Desire, will, motive, intention, preparation, attempt, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। किसी भी अपराध को कारित करने के लिए कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? डिजायर की, इच्छा हो, विल हो, मोटिव हो, जैसे ए बी को मारना चाहता था उसका इंटेंशन हो, फिर प्रिपरेशन की वो उसको मारने के लिए खीर लेने गया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर उसके घर गया और उसको खीर खिला दी, उसके बाद क्या हुआ, खीर खाने के बाद बी की मृत्यु हो गई। एप्लीकेशन ऑफ मेंसरिया इन इंडियन पेनल कोड। Technically, the application of menstruation is not applied to the offence under the IPC. Every offence is a very clear under IPC 1860. The definition not only state what accused might have done, that also state about the state of his mind with regards to attack when he was doing it. Each definition of the offence is complete in itself. The word mens rea are not used anywhere in IPC. However, the equivalent word to those mens rea in the IPC code used are dishonestly section 25, fraudulently section 25, reason to believe section 26 and voluntarily section 39। ये कुछ केस लॉ हैं जिनको आप देख लीजिए जिसमें मेंस rea के बारे में डिफाइन किया गया है। Conclusion. In the modern statutory offence, the maxim has no longer applicable and the statutes are to be regarded as themselves prescribing the mental element which is a prerequisite to a conviction. So mens rea is an essential element crime in every penal statute unless the same either expressly or by necessary implication in the ruled out by the statutes। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी क्राइम को जब तक क्राइम नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसमें मेंटल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। और जो इंडियन पेनल कोड है उसमें क्राइम्स की डेफिनेशन दी गई है और पेनल का मतलब हुआ है कि पनिशमेंट के क्या प्रोविजंस है, कि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, तो उसको डिफाइन आईपीसी में किया गया है और उस अपराध के लिए क्या दंड मिलना चाहिए इसका भी प्रोविजन आईपीसी के अंदर किया गया है। कमिंग वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्राइम से रिलेटेड था कि कोई भी
क्राइम को करने के लिए क्या आवश्यक तत्व होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। और क्राइम क्यों किया जाता है, उसके भी कई कारण होते हैं। सोशलॉजिकल रीजंस होते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस है। जैसे कॉजेज ऑफ क्राइम आपके क्या हो गए, गरीबी हो गई। कई व्यक्ति गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझे, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो इतना गरीब है कि उसको पेट भर खाना भी नहीं मिलता, तो वो चोरी करने का अपराध करता है। तो आईपीसी में चोरी की परिभाषा दी है, और चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या दंड मिलना चाहिए, इसकी भी परिभाषा दी है। ओवर पॉपुलेशन होने के कारण क्या होता है कि रोजगारों में कमी आती है, जिससे नवयुवक क्राइम करते हैं। पॉलिटिक्स, जो राजनेता होते हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में क्राइम करवाते हैं। टीवी वायलेंस, आजकल टीवी के जितने भी सीरियल्स आते हैं, मूवी आते हैं, उसमें क्राइम को करने के लिए नए नए आइडियाज युवाओं को मिलते हैं। फैमिली कंडीशन आप समझते हैं कि मैं फिजिकली फाइनेंशियली स्थिति अगर किसी परिवार की सही नहीं होती, तो वहां के जो नवयुवक या युवतियां होती हैं वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुछ लव प्यार के कारण भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। काफी केसेस आपने सुने होंगे कि ए ए और बी, एक बॉय एंड गर्ल है। ए उसको प्यार करता है पर बी गर्ल उसको प्यार नहीं करती। वो उससे चिढ़ जाता है और उसके ऊपर एसिड अटैक कर देता है, या फिर उसका खून कर देता है मित्र के साथ मिलके। एक ये भी रीजन है। एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आके भी क्राइम हो जाता है। ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, जिसपे घायल्स वंस अगेन मूवी है, जो उसमें काफी और भी कई मूवीज हैं जिसमें आपने देखा होगा कि क्राइम के कई रीजंस मिलते ही हैं। अब क्राइम कौन कौन से होते हैं अपने, व्हाइट कॉलर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम हो गया, प्रोफेशनल क्राइम हो गया, ट्रांजेक्शनल क्राइम हो गया, कॉर्पोरेट क्राइम हो गए। कई क्राइम है जिनकी डेफिनेशन दी हुई है। तो आज मैंने ये क्राइम के बारे में आप लोगों को हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया स्टूडेंट्स। अब जो कमिंग लेक्चर होंगे उसमें आईपीसी के इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी।